Hello and welcome to this session. In our last session, we discussed that according to Section 10 of Indian Contract Act, for creation of a valid contract, there must be some essential elements. Okay. Out of that essential element, one of the important essential elements is that the consent of a parties must be free. Only in that case, the contract will be created. So one of the important essential element for creation of a valid contract is that pre-consent of the parties to the contract. Now this term consent is defined in section 13 of the Indian Contract Act. According to section 13, consent का मतलब क्या डिस्कस किया था, याद है आप सबको? कंसेंट मतलब एग्रीइंग अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस. हाँ, कंसेंट वर्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट लैटिन फ्रेज भी हमने डिस्कस किया, consensus ad idem. हाँ, now this word consensus ad idem का मतलब भी वही है, agreeing upon same thing in the same sense, meeting of mind. हाँ, दोनों पार्टी का माइंड कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स, कंडीशंस, टाइमिंग, चीज पे मीट हो जाए तो वहां पे हम बोलेंगे कि the parties have the consent to the contract. Okay, so as per section 13, consent means agreeing upon same thing in the same sense. Now we discuss कि सेक्शन 13 के हिसाब से हमने कंसेंट की डेफिनेशन तो देखी, बट लॉ कहता है कि कंसेंट इज नॉट इनफ फॉर क्रिएशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दैट वन फ्री कंसेंट मस्ट बी देयर. और सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टर्म फ्री कंसेंट को डिफाइन करता है. ओके, नाउ फ्री कंसेंट का मतलब क्या डिस्कस किया, याद है आप सबको? फ्री कंसेंट मींस अ कंसेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट विल बी सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोercion. सेक्शन 15 मतलब फिजिकल फोर्स. अंडर इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 मतलब मॉरल फोर्स. हाँ, इंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉड सेक्शन 17, इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट मिसरिप्रेजेंटेशन. हाँ, एंड दैट इज सेक्शन 18. और इसमें बाद में आता है mistakes section 20, 21 and 22. So a consent to the contract will be said to be free when it is not caused by coercion, physical force, undue influence, moral force, fraud, intentional false statement, misrepresentation, innocent false statement and mistake, that is error of a thought. up to the point हमारे last session में हमने डिस्कस किया है कि coercion मतलब क्या और coercion से contract कैसे voidable हो जाएगा, उसका effect क्या होगा and all that हमने डिस्कस किया. सेक्शन 16 दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस. अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉन्ट्रैक्ट पे क्या इंपैक्ट होता है वो हमने डिस्कस किया. अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कैसे हो जाता है वो हमने डिस्कस किया. नाउ इन द टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डील विद द next element which we said the consent of the parties which make a contract voidable, and that two terms we are going to discuss are fraud and misrepresentation. Okay, now simple भाषा में बात करें तो जानबूझ के झूठ बोलना मतलब फ्रॉड है. हाँ, और इनोसेंटली झूठ बोलना मतलब मैं बोल तो झूठ रही हूँ बट मुझे खुद को नहीं पता कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे खुद को लगता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है वहां पे, दैट इज क्या कंसिडर किया जाएगा? इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट. मतलब उसको क्या बोलना है हमें? मिसरिप्रेजेंटेशन. जानबूझ के झूठ बोलना इंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉड है. और कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टी की कंसेंट लेने के लिए इनोसेंटली झूठ बोलना, इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन. ओके, सिंपल भाषा में. ओके, इंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट मतलब फ्रॉड एंड इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन. ठीक है, नाउ लेट्स चेक आउट. हाँ, एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज मेरे पास एक वीडियोकॉन का टेलीविजन सेट है. हाँ, और वो एक्चुअली वीडियोकॉन का नहीं है और ये मुझे खुद को पता है कि वो वीडियोकॉन का टेलीविजन सेट नहीं है, बस ऊपर से उस पे लेबल वीडियोकॉन का लगाया हुआ है, बॉडी जो ऊपर की है वो वीडियोकॉन की लगाई है, बाकी अंदर का मशीन पूरा वो अलग कंपनी का है. हाँ, लेकिन मुझे वो टीवी आपको बेचना है तो मैंने आपको झूठ बोला दैट वुड यू लाइक टू परचेस माय वीडियोकॉन टेलीविजन सेट व्हिच आई वेरी वेल नोज कि वीडियोकॉन का नहीं है. ओके, तो मैं आपको जानबूझ के झूठ बोल रही हूँ ताकि आप ये बिलीव करके कि ये टेलीविजन सेट वीडियोकॉन का, आपको क्या करे? टेलीविजन सेट खरीदे. एंड अकॉर्डिंगली आपने क्या किया? हाँ बोल दिया, ये बिलीव करके कि मैं जो टेलीविजन सेट आपको बेच रही हूँ वो वीडियोकॉन का है, जो कि वीडियोकॉन का है नहीं, और मुझे पता भी है कि वो वीडियोकॉन का नहीं है. ओके, तो यहाँ पे मैं आपके साथ में क्या कर रही हूँ बोला, द कंसेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट इज टेकन आउट ऑफ फ्रॉड.
मैंने आपके साथ में जानबूझ के झूठ बोला है ना, तो मैंने क्या किया आपके साथ में वहां पे, आई हैव कमिटेड द फ्रॉड ओवर यू. Now you will have the option of making the contract voidable. हाँ, you will have the option of making the contract cancelled. आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए, और लॉ की भाषा में बात करें तो प्रॉपर रिसाइन करने के लिए सूट फॉर रेसेशन आप फाइल कर सकते हो. द मोमेंट यू कम्स टू नो कि आपके साथ में फ्रॉड हुआ है, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए अप्लाई कर सकते हो. हाँ, और अभी देखो उसी एग्जांपल को थोड़ा अल्टर करता है. मैंने वो टेलीविजन सेट मिस्टर एक्स से खरीदा था, मुझे मिस्टर एक्स ने बोला था कि वो वीडियोकॉन का है, सो आई आल्सो बिलीव कि वो वीडियोकॉन का है. अब मेरा जो बिलीफ है वो यही है कि मेरे पास एक वीडियोकॉन का टेलीविजन सेट है और वो मुझे किसी को बेचना है. अगेन मैंने आपको पूछा, would you like to purchase my Videocon television set? Now you said yes, okay, believing on the fact कि Videocon का है. मुझे भी लगता है कि Videocon का है, लेकिन मुझे मिस्टर एक्स ने कभी फंसाया था और वो टेलीविजन सेट इनफैक्ट Videocon का था ही नहीं. Okay, again the consent of the party to contract will be said to be caused by misrepresentation. क्योंकि यहाँ पे भी मैं झूठ बोल रही हूँ, वो टेलीविजन सेट Videocon का है ही नहीं, but still I'm saying that it is belonging to the Videocon. हाँ, मतलब मैं innocently false statement कर रही हूँ, तो वहां पे मैं क्या कमिट कर रही हूँ, बोलो मिसरिप्रेजेंटेशन. हाँ, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन रहेगा कि ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, रिसाइन कर सकते हो. The moment you come to know about the misrepresentation happen with you, you can apply for the rescission of the contract. के लिए आप क्या कर सकते हो, अप्लाई वहां पे कर सकते हो. हाँ, फिर दोनों में मेन फर्क क्या पता है ना आप सबको ध्यान में है, एक जगह पे इंटेंशन है कि पार्टी को फंसाना है तो जानबूझ के झूठ बोला गया. ओके, इंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट है, इंटेंशन टू डिसीव है, डिसीव मतलब फंसाना. हाँ, और मिसरिप्रेजेंटेशन में उसका फंसाने का कोई इंटेंशन नहीं है, वो खुद बिलीव करता है कि वो वैसा ही है. तो मिसरिप्रेजेंटेशन में इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट है और उधर क्या बोलो इंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट है फ्रॉड में. फ्रॉड में फंसाने का इंटेंशन है, इंटेंशन टू डिसीव है. मिसरिप्रेजेंटेशन में कोई इंटेंशन टू डिसीव था नहीं वहां पे. हाँ, और दोनों में कॉमन पॉइंट मेन क्या है, इन बोथ द केसेस कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल. जिसके साथ फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है उसके ऑप्शन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, मतलब उस पार्टी का ऑप्शन रहेगा कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं. हाँ, नाउ दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों का इफेक्ट क्या होता है, लेट्स चेक आउट. ओके, आई विल शेयर द स्क्रीन विथ यू. So as I have told you that section 17 of the Indian Contract Act talk about the fraud. Let's check out what is the definition of the fraud. Fraud means and includes any of the following acts committed by a party to a contract or with is a connivance. Connivance मतलब consent. Fraud मतलब any of the following 1 2 3 4 5 acts जो खुद पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ने किया है या पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट के कंसेंट से उसके एजेंट ने वगैरह किया हुआ है. हाँ, देखो वापस एक बार. फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट व्हिच इज कमिटेड बाय द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कॉनिवेंस और बाय हिज एजेंट with the intent to deceive the other party thereto or his agent or induce him to enter into a contract. Okay, किसने किया फ्रॉड, एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स किया है, या तो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ने किया या उसके कंसेंट से हुआ या उसके एजेंट ने किया ताकि अदर पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इंड्यूस किया जाए. हाँ, नाउ व्हाट आर द एक्ट्स व्हिच अमाउंट टू द फ्रॉड, लेट्स चेक आउट. नंबर 1, जो वो पार्टी को खुद को पता नहीं कि वो एक्ट ट्रू है या नहीं है, लेकिन वो एकदम गारंटी से बोल रहा है कि वो पर्टिकुलर एक्ट क्या है वहां पे ट्रू है, सो दैट विल अमाउंट एज द फ्रॉड. ओके, जैसे कि कोई कंपनी को खुद को गारंटी नहीं है कि उनके मेडिसिन से ट्रीटमेंट होगी या नहीं, बट वो कंपनी फुल प्रूफ गारंटी दे रही है, ओके, that this medicine is the 100% correct medicine on that particular disease. Okay, so the suggestion has to a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true. मुझे खुद को पता है कि वो टेलीविजन से वीडियोकॉन का नहीं है, ओके, बट मैं बिंदास बोल रही हूँ कि वो वीडियोकॉन का है. हाँ, सो जो पार्टी बोल रही है कि वो ट्रू है, जो इनफैक्ट वो खुद नहीं बिलीव करती कि वो ट्रू है, दैट विल अमाउंट एज अ फ्रॉड. नंबर 2, किसी पर्टिकुलर फैक्ट को जानबूझ के छुपाना मतलब भी क्या कंसिडर किया जाता है, बोलो फ्रॉड कंसिडर किया जाता है. हाँ, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट, वन हैविंग द नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट. ओके, याद रखो एक्टिव कंसीलमेंट,
जानबूझ के जब कोई पर्टिकुलर फैक्ट आप छुपाते हो तो वहां पे भी क्या कमिट होगा, बोलो फ्रॉड कमिट होगा। ओके, जैसे ना मैं आपको एक ग्लास टॉप टेबल सेल कर रही हूँ, ओके, और उस पे एक छोटा सा बीचों बीच क्रैश गया हुआ है, तो मैंने क्या किया, उसके ऊपर स्टिकर लगा के रखा है ताकि वो क्रैश किसी को दिखे ही ना, और स्टिकर एकदम फैंसी लगाया ताकि उस स्टॉक की जो लुक है वो और बढ़ गई उस स्टिकर की वजह से। तो आपको तो पता ही नहीं है ना उस पे क्या गया हुआ है, क्रैश गया हुआ है। अब मैंने आपको ये भी नहीं बोला कि क्रैश नहीं है, और मैंने आपको ये भी नहीं बोला कि क्रैश है, मैंने वो टेबल आपके सामने रखा, आपने ये बिलीव किया कि उस पर कुछ नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्टिकर मैंने वो क्रैश क्या किया था, वहां पे छुपाया था। अगेन आई एम कमिटिंग द फ्रॉड। ओके, देखो, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट बाय वन हैविंग द नॉलेज और बिलीफ ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्ट। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखो, आगे जाके हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी सेक्शन 17 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, और वो है मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। हाँ, मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड में ना, जैसे कि अब हमारे दुकान में कोई पर्टिकुलर चावल है और उस चावल में ना कुछ व्हाइट एंड्स वगैरह लगे, तो मैंने आपको ये नहीं बोला कि इसमें व्हाइट एंड नहीं है, और ये भी नहीं बोला कि इसमें व्हाइट एंड्स है, मैंने बोला ये चावल देखो जो भी है आपके सामने और आपको खरीदना है तो देखो। तो वहां पर मैं उस व्हाइट एंड के बारे में साइलेंट हूँ, लेकिन मैंने वो व्हाइट एंड छुपाए नहीं, जो भी है माल जैसा भी है मैंने आपके सामने रखा हुआ है, तो दैट विल नॉट अमाउंट एज अ फ्रॉड, याद रखना। हाँ, mere silence does not amount to fraud। हाँ, बट जानबूझ के आप जब उस पर्टिकुलर फॉल्ट को, डिफेक्ट को छुपाते हो, देन दैट विल अमाउंट एज अ फ्रॉड, तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा, बोलो फ्रॉड कंसिडर किया जाएगा। हाँ, देखो, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग द नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। देन नेक्स्ट वन देखो, a promise made without any intention of performing it। ये आपको बहुत सारे कंपनीज के बारे में दिखेगा, देखो, हाँ, कि आपके पैसे डबल हो जाएंगे, या हमारा प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको ये बेनिफिट हो जाएगा, वो बेनिफिट हो जाएगा, हम गारंटी देते कि ये मेडिसिन से आपका वेट नहीं लूज हुआ तो हम आपके पैसे वापस देंगे, बट वो पैसे कभी वापस ही नहीं देते, प्रोडक्ट भी बदल के नहीं देते, तो दैट ऑल अमाउंट एज द प्रोडक्ट। प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। हाँ, वो प्रॉमिस परफॉर्म करने का कोई इंटेंशन ही नहीं रहता, लेकिन स्टिल बिंदास जब वो प्रॉमिस दिया जाता है, दैट विल आल्सो अमाउंट एज क्या कंसिडर किया जाएगा, फ्रॉड। हाँ, या फिर एनी अदर एक्ट जो फंसाने के इंटेंशन से किया है, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, डिसीव मतलब फंसाना, और एनी एक्ट और ओमिशन एज द लॉ डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट, या फिर कोई भी एक्ट या ओमिशन जिसको लॉ क्या कंसिडर करता है, बोलो फ्रॉड कंसिडर करता है। हाँ, ऑल दिस विल अमाउंट एज अ फ्रॉड एज पर सेक्शन 17। हाँ, इस पांचों में से कोई भी एक्ट जो खुद पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ने किया या उसके कंसेंट से हुआ या उसके एजेंट ने किया है विद द इंटेंशन की सामने वाली पार्टी उसके ऊपर बिलीव करके उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, देन इट विल अमाउंट एज अ फ्रॉड। एंड व्हाट आर दैट 5 थिंग्स अमाउंट एज अ फ्रॉड? नंबर 1 क्या था, जो वो पार्टी खुद नहीं बिलीव करती कि ट्रू है, लेकिन बोल रही कि वो ट्रू है। हाँ, आई एम सेइंग यू दैट वीडियोकॉन टेलीविजन इज देयर, which I know that it is not Videocon television। Okay, number 2, मैंने जानबूझ के टेबल का क्रैक छुपाया, concealment of the fact by one having the knowledge of it। Okay, number 3, promise made without any intention of performing it। Okay, मैं हमारे मेडिसिन से आपका 15 दिन के अंदर अंदर 5 किलो वजन कम नहीं हुआ तो हम आपके पैसे पूरे वापस कर देंगे, जो कि वो कभी वापस करता ही नहीं है। हाँ, any other act which is made with the intention of deceiving, फंसाने के इंटेंशन से किया हुआ कोई भी एक्ट फ्रॉड ही होगा। एंड अदर एक्ट और ओमिशन जिसको लॉ फ्रॉडुलेंट कंसिडर करता है। ओके, ऑल दीज अमाउंट एज अ क्या कंसिडर किया जाता है, बोला इस पर सेक्शन 17 फ्रॉड कंसिडर किया जाता है। हाँ, लेकिन मैंने जैसे आपको बोला कि सेक्शन 17 इटसेल्फ में दिया है कि मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। हाँ, और वही आगे एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 17 में वहां पे क्या किया दिया है। हाँ, मियर साइलेंस। हाँ, नहीं तो याद रखो, अगर दुकानदार अपने प्रोडक्ट के डिफेक्ट खुद सब कुछ बताने लगे तो दुकान का माल बिकेगा ही नहीं ना। वो ये भी नहीं बोलता कि खराब है, ये भी नहीं बोलता कि अच्छा है, और कहीं से छुपाता भी नहीं है, तो दैट विल नॉट अमाउंट एज क्या कंसिडर नहीं किया जाएगा फ्रॉड। बट याद रखो वापस, इन द 3 circumstances, हाँ, mere silence will also amount as a fraud। What are that 3 circumstances and main rule? Let's check out। Okay, mere silence as to the facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not a fraud। हाँ, unless the circumstances of the case are such that regarding having to them it is the duty of the person keeping silence to speak। हाँ, जिस 3 circumstances में क्या आ जाएगा, देखो पे mere silence will not amount as a fraud। हाँ, जब नंबर 1
सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस ऐसे है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति की ड्यूटी है कि वो वहां पे क्या करे, बोले, हाँ। या फिर नंबर 2 एक्सेप्शन क्या आ जाता है, देखो वहां पे उसका ना बोलना इज इक्विवेलेंट टू द स्पीच है, उसका ना बोलना इज इक्विवेलेंट टू क्या, वहां पे स्पीच है, तो वहां पे उसका मियर साइलेंस क्या कंसिडर किया जाएगा, फ्रॉड कंसिडर किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपको पेपर में इन जनरल भी आता है, आपको याद रखना है। एज अ जनरल रूल mere silence does not amount to fraud. जनरल रूल में क्या कंसिडर किया जाएगा, बोलो, mere silence will not amount as a fraud. बट ये रूल क्या वहां पे एक्सेप्शन कंसिडर करता है, हाँ। और वो एक्सेप्शंस क्या है, देखो वहां पे नंबर 1 एक्सेप्शन है कि जो व्यक्ति साइलेंट रह रहा है उसकी ड्यूटी है कि वो बोले और वो नहीं बोला, तो इन दैट केस उसका mere silence क्या कंसिडर किया जाएगा, बोलो, फ्रॉड कंसिडर किया जाएगा। नंबर 2 क्या आ रहा है, देखो एक्सेप्शन कि उसका ना बोलना इज इक्विवेलेंट टू स्पीच है, तो वहां पे भी क्या कंसिडर किया जाएगा, mere silence will be considered as the fraud. Okay, let's check out some example, आपको ध्यान में आ जाएगा। आगे ये पॉइंट वापस रिपीट भी दिया, हाँ। आपको आंसर कैसे लिखना है, जनरल रूल mere silence does not amount to fraud, फिर उसके exceptions और उसके कुछ illustrations, हाँ। नंबर 1 देखो, A sells by auction to be a horse with A knows to be unsound. Okay, A says nothing to be about the unsoundness of a horse, हाँ? This is not the fraud by A. A अपना एक घोड़ा बेच रहा है, ओके, घोड़ा वो ऑक्शन सेल से बेच रहा है, उसने उस घोड़े को ऑक्शन में रख दिया, और ए को पता है कि वो घोड़ा अनसाउंड है, हाँ। ए ऑक्शन से घोड़ा बेच रहा है, ओके, और वो कुछ नहीं बोलता है कि घोड़ा साउंड माइंड है, ये भी नहीं बोलता है, और ये घोड़ा अनसाउंड माइंड है ऐसे भी नहीं बोलता है, ओके। तो यहाँ पे ए कुछ गलती कर रहा है क्या, तो लॉ कहता है कि नो, इज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, बिकॉज एज ए जनरल रूल mere silence does not amount to the fraud. ओनली साइलेंस क्या कंसिडर नहीं किया जाएगा, बोलो, फ्रॉड कंसिडर नहीं किया जाएगा, हाँ। नंबर 2 देखो, बी इज एज डॉटर, हाँ। अब यहाँ पे आता है इट इज द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू स्पीक, हाँ। बी इज एज डॉटर एंड हैज जस्ट कम आउट ऑफ एज। बी कौन है यहाँ पे, ऊपर वाले एग्जांपल की जो बी है, अब इस सेकंड वाले एग्जांपल में फिर कौन बन जाती है, एक ही डॉटर। तो डॉटर तो फादर पर बिलीव करेगी ना, कि जो भी फादर डॉटर के लिए करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, फादर कभी डॉटर के साथ फ्रॉड ही नहीं करेंगे, सब कुछ डॉटर बिलीव करेगी। तो उस अगर प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट है तो फिर फादर की ड्यूटी बनती है कि वो डॉटर को बताए कि भाई ये ऐसा ऐसा घोड़ा मैं बेच रहा हूँ बट घोड़ा अनसाउंड माइंड है, हाँ। तो उनका रिलेशनशिप फिड्यूशरी है, रिश्ता जो उनका ऐसा है कि वहां पे फादर की ड्यूटी बनती है कि फादर बोले, स्पीच करे, बट फादर ने नहीं बोला, तो दैट विल अमाउंट एज अ फ्रॉड, बिकॉज it is the duty of the person keeping silence to speak. That rule will apply here, huh? B's age daughter and has just come out of age, huh? Here the relationship between parties would make it A's duty to tell B if the horse is unsound. उन दोनों के बीच का रिश्ता कुछ ऐसा है कि B की ड्यूटी बनती है यहाँ पे, हाँ, कि वो A को क्या करे, वहां पे बताए कि ये घोड़ा कैसा है, अनसाउंड माइंड है, हाँ। Now he is not speaking is equivalent to speech, वो और एक एक्सेप्शन है, हाँ। उसका हमारा एग्जांपल नेक्स्ट आता है, देखो अब ऊपर वाले एग्जांपल में बी और एक डॉटर एंड फादर नहीं है, हाँ। नॉर्मल दो लोग है, एक सेलर है एक बायर है, लेकिन यहाँ पे बायर सेलर को पूछता है कि ये घोड़ा अनसाउंड वगैरह तो नहीं है ना, घोड़े में कोई फॉल्ट तो नहीं है ना, आप चुप बैठे तो मैं कंसिडर कर लूंगा कि घोड़ा अच्छा है। तो यहाँ पे उसका ना बोलना इज इक्विवेलेंट टू स्पीच है, क्योंकि बी ने उसको ऐसे क्लियरली बोला है कि इसमें कुछ फॉल्ट हो तो बता दो, आपने कुछ नहीं बोला तो मैं कंसिडर करूंगा कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, हाँ। तो यहाँ पे इसका ना बोलना इज इक्विवेलेंट टू बोलना है, हाँ। देखो तो यहाँ पे अगर बी कुछ नहीं बोलता है घोड़ा अनसाउंड माइंड होते हुए भी, तो बी फ्रॉड कर रहा है, हाँ। बी सेज टू द ए, if you do not deny I shall assume that the horse is sound. Okay, बी ए को बोलता है कि अगर आपने डिनाई नहीं किया तो मैं अज्यूम करूंगा कि हॉर्स क्या वहां पे साउंड माइंड है, हाँ। A says nothing. Here A silence is equivalent to the speech. A यहाँ पे चुप बैठता है तो उसका साइलेंस अगेन क्या कंसिडर किया जाता है, स्पीच। और अगर A चुप बैठता है तो दैट विल आल्सो अमाउंट एज क्या कंसिडर किया जाएगा, सीधे सीधे फ्रॉड कंसिडर किया जाएगा। ध्यान में आ रहा है कि देखो 3 एग्जाम्पल है, तीनों में सिचुएशन वही है कि ए घोड़ा बेच रहा है, किसको बेच रहा है, वहां पे बी को बेच रहा है, हाँ। तो पहले वाले एग्जांपल में ए और बी कंप्लीट अननोन है, नॉर्मल ऑक्शन से घोड़ा बेच रहा है, ए कुछ छुपा नहीं रहा है, तो वहां पे जनरल रूल अप्लाई होगा, mere silence does not amount to fraud, हाँ। दूसरे में ए और बी डॉटर एंड फादर है,
तो वहां पे इट इज द ड्यूटी ऑफ द फादर टू टेल टू द डॉटर अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स। और अगर फादर चुप बैठते तो अगेन वो फ्रॉड होगा। एंड तीसरे में बी ए को बोलता है कि अगर आप कुछ नहीं कहोगे, आप अनसाउंडनेस नहीं है इसके बारे में हमें कुछ नहीं बोलोगे, तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि ये घोड़ा साउंड माइंड है। तो यहाँ पे इसका ना बोलना इज इक्विवेलेंट टू बोलना है। तो अगर वो चुप बैठता है तो यहाँ पे वापस क्या कंसिडर किया जाएगा, बोलो फ्रॉड कंसिडर किया जाएगा। हाँ, now one more example and we will see the analysis of section 17. A and B being a trader enter into contract. A B कौन है, बोलो यहाँ पे traders है, क्या कंसिडर करता है वो, कॉन्ट्रैक्ट करता है। A has a private information of the change in the prices which would affect the B's willingness to proceed with the contract. हाँ, A is not bound to inform B. देखो अभी आपको इसका इंटरेस्टिंग एग्जांपल अपने रूटीन लाइफ में बताती हूँ। हाँ, A and B being a trader enter into contract. हाँ, ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। हाँ, अब मैं खुद को लेती हूँ यहाँ पे, हमारे दुकान में क्या है ना, माल है, मैं एक ट्रेडर हूँ। हाँ, और आप एक रिटेल ट्रेडर हो समझो। हाँ, आप मेरे साथ ना शक्कर 5 पोता लेने का कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो। हाँ, और मुझे कहीं से पता चला कि शक्कर की प्राइस कम होने वाली है और शायद अब प्राइस कम होगी तो आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे। हाँ, तो मुझे पता है कि शक्कर की प्राइस कम होने वाली है, मैंने आपको नहीं बताया कि शक्कर की प्राइस कम होने वाली है। हाँ, तो क्या मैं यहाँ पे फ्रॉड कर रही हूँ? सोचो कोई दुकानदार ऐसे इंफॉर्मेशन देगा क्या, और देने के लिए वो बेसिकली बाउंड होगा क्या वहां पे? नहीं। ओके, सो हियर इवन दो आई डिडंट टेल यू अबाउट द प्राइस गेटिंग डिक्रीज्ड ऑफ द शुगर, आई विल नॉट बी लायबल फॉर एनी काइंड ऑफ द फ्रॉड। फिर भी मैं उसमें फ्रॉड के लिए कहीं पे लायबल नहीं रहूंगी। ओके, A and B being a trader enter into contract. हाँ, A has a private information of the change in the prices which would affect the B's willingness to proceed with the contract. हाँ, A is a bound to inform B. A क्या है वहां पे, बोलो बाउंड है किसको इन्फॉर्म करने के लिए, B को इन्फॉर्म करने के लिए बाउंड नहीं है वो। हाँ, क्योंकि ऐसे कोई दुकानदार प्राइस डाउन हो जाता है तो इन्फॉर्मेशन उसका नहीं देता है वहां पे। ओके, नाउ देखो लेट चेक आउट द एनालिसिस ऑफ सेक्शन 17। जो हमने सेक्शन 17 अभी डिस्कस किया उसका क्या करते हैं, हम यहाँ पे एनालिसिस डिस्कस करते हैं। हाँ, नंबर 1, देयर मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेशन और असर्शन एंड इट मस्ट बी फॉल्स, हाउएवर साइलेंस में अमाउंट टू फ्रॉड और एक्टिव कंसीलमेंट में अमाउंट टू फ्रॉड। इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैंने अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोला ही नहीं तो वहां पे फ्रॉड होने का कोई सवाल आएगा क्या? अगर मैंने अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोला ही नहीं तो फ्रॉड होने का कोई सवाल आएगा क्या, बोलो वहां पे नहीं, राइट। तो सबसे पहले कोई ना कोई तो स्टेटमेंट होना चाहिए ना, असर्शन, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और वो फॉल्स होना चाहिए, तभी वहां पे फ्रॉड होगा। ओके, अदरवाइज फ्रॉड नहीं होगा। लेकिन वापस अभी अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया, अगर आप आपके प्रोडक्ट का डिफेक्ट जानबूझ के छुपाते हो तो इन दैट केस ऑल्सो दैट विल अमाउंट एज अ फ्रॉड, तब भी वो क्या कंसिडर किया जाएगा, बोलो फ्रॉड कंसिडर किया जाएगा। हाँ, आ रहा है ध्यान में। नंबर 2 पॉइंट देखो आप क्या गए वहां पे, द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू द फैक्ट। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो जो भी रिप्रेजेंटेशन है ना वो फैक्ट के बारे में चाहिए। ओके, इट शुड नॉट बी अबाउट वेग थिंग्स। ओके, किसी इंपॉर्टेंट मटेरियल पॉइंट को लेकर ही वो रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तभी वहां पे क्या होगा, बोलो फ्रॉड कंसिडर किया जाएगा। देखो इंपॉर्टेंट है, अगर फ्रॉड तब भी होगा जब कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले वो फॉल्स स्टेटमेंट किया गया। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो फॉल्स स्टेटमेंट होता है तो वहां पे फ्रॉड नहीं होगा। ओके, सो रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन मेड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट with the intention to induce the other party to act upon it. Okay, वो जो भी misrepresentation टाइप का फ्रॉड हुआ है वो कब होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले। हाँ, ताकि उसके पीछे का इंटेंशन होगा कि पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया जा सके। हाँ, नंबर 4 देखो, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट शुड बी मेड विद द नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिटी और विदाउट बिलीव इन इट्स ट्रूथ और रेकलेसली नॉट केयरिंग वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। हाँ, जो भी वो रिप्रेजेंटेशन किया गया था इट शुड हैव बीन फ्रॉड है ना, तो करने वाले पार्टी को पता है कि वो झूठ बोल रहा है। ओके, सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट शुड बी मेड विद द नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिटी और विदाउट बिलीफ इन इट्स ट्रूथ और रेकलेसली। ओके, वो जो भी स्टेटमेंट किया था करने वाले ने जानबूझ के झूठ स्टेटमेंट किया था विद द नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिटी या विदाउट बिलीफ इन द ट्रूथ। हाँ, नाउ देखो, अगर वो सामने वाले पार्टी ने आपका फ्रॉड सुना,
आपका फ्रॉडलेंट स्टेटमेंट सुना और उस पर एक्ट ही नहीं किया तो फ्रॉड होने का कोई सवाल ही आएगा क्या वहां पे? नहीं। आपने मुझे बोला कि ये पर्टिकुलर मेडिसिन आप लोगे तो 15 दिन के अंदर अंदर आपका वजन कम हो जाएगा एंड ऑल दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने सुन लिया लेकिन मैंने मेडिसिन खरीदा ही नहीं, तो क्या वहां पे फ्रॉड हुआ क्या? नहीं। द अदर पार्टी मस्ट हैव इंड्यूस्ड टू एक्ट अपॉन द रिप्रेजेंटेशन और असर्शन। हाँ, अदर पार्टी को आप उस पर्टिकुलर एक्ट पे बिलीव करके, आपके स्टेटमेंट पे बिलीव करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराने के लिए इंड्यूस करते हो, तब क्या होगा बोलो? फ्रॉड होगा। हाँ, देन नेक्स्ट वन देखो, वही आगे आया हुआ पॉइंट है, द अदर पार्टी मस्ट हैव रिलाइड अपॉन द रिप्रेजेंटेशन एंड डिसीप्शन। और फिर उस अदर पार्टी ने हम पे विश्वास रख के हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और हमने उसके साथ में फसाउनुक की, फ्रॉड किया, डिसीव किया उसको, तो वहां पे क्या होगा बोलो? फ्रॉड कंसिडर किया जाएगा और अदर पार्टी को उसकी वजह से लॉस हुआ। द अदर पार्टी एक्टिंग ऑन द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव कॉन्सिक्वेंटली सफर्ड लॉस। हाँ, तो ये सारे पॉइंट्स जब कंप्लीट होते हैं तो वहां पे क्या कंसिडर किया जाएगा बोलो? देयर विल बी कंसिडर्ड टू बी अ फ्रॉड। ओके, द रिप्रेजेंटेशन और assertion must be false. Number 2, it must relate to the fact. Number 3, the representation which is false must be made before making the contract. Number 4, the representation must have been made by the party with the knowledge of its falsity. Number 5, the other party must have induced to act upon that representation. Number 6, the other party must have relied on the representation and must have deceived. And last one क्या जाएगा? Other party must have suffered some loss. Other party को कुछ ना कुछ क्या हुआ है वहां पे? लॉस हुआ है, तो क्या कंसिडर किया जाएगा? It will be considered as a fraud वहां पे हुआ है। हाँ, now we will deal with the effect of the fraud. जैसे हम इफेक्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द इफेक्ट ऑफ द फ्रॉड अपॉन द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमारे कॉमन भाषा में जो हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है उसके हिसाब से आप सबको पता है, कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसेंट फ्रॉड से ली गई है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है बोलो? वॉइडेबल। किसके ऑप्शन से? जिस पार्टी की कंसेंट फ्रीली नहीं ली गई है, जिस पार्टी पे फ्रॉड कॉज हुआ है उसके ऑप्शन से कॉन्ट्रैक्ट क्या कंसिडर किया जाएगा बोलो? वॉइडेबल कंसिडर किया जाएगा वहां पे। ओके, the law says when the consent to an agreement is caused by the fraud, the contract is voidable at the option of a party defrauded, and he has the following remedies. Contract जिस पार्टी की कंसेंट फ्रॉड से ली गई है उसके ऑप्शन से वॉइडेबल हो जाएगा, मतलब वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है। तो जिस पार्टी के साथ में फ्रॉड हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में उसके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे? देखो, नंबर 1, ऑफकोर्स मुझे वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है ये बोल के वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकती है बोलो? वहां पर रिसाइन कर सकती है। हाँ, कैंसिल करने के लिए कोर्ट में सूट फाइल कर सकती है। नंबर 2, ही कैन स्यू फॉर द डैमेजेस, द पार्टी कैन फाइल द सूट फॉर अ डैमेजेस। एंड नंबर 3, वो पार्टी बोल सकती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखना है तो फ्रॉड अगर नहीं होता तो मेरी जो सिचुएशन होती वैसा ही परफॉर्मेंस मुझे आप क्या करो वहां पे करके दो। हाँ, जैसे कि वो पर्टिकुलर ग्लास टॉप टेबल, हाँ, तो वो पार्टी बोल सकती है कि ये टेबल बदल के दो और दूसरा वाला टेबल दो जिसपे कोई क्रैश नहीं है। मतलब he can insist upon the performance of the contract on the condition that he shall be put in a position where he would have been if the representation have been true. अगर वो representation true होता, हाँ, मतलब अगर वो टेबल पे कोई क्रैश नहीं होता तो वो कैसे सिचुएशन में होता? उसको बिना क्रैश वाला टेबल मिलता, तो वो पार्टी बोल सकती है कि ठीक है मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करता हूँ, मुझे आप वैसा ही टेबल दो बिना क्रैश वाला, जैसा अगर मेरे साथ फ्रॉड नहीं होता तो मुझे मिलता। ओके, सो जिस पार्टी के साथ फ्रॉड होता है ही विल हैव द 3 रेमेडीज। Number 1, he can resign the contract within the reasonable time. Number 2, he can file the suit for damages. Number 3, he can insist upon the performance of the contract, which would have been if there has not been a misrepresentation. हाँ, so ध्यान में रहा what are the remedies कि वो suit for cancellation of contract कर सकता है, damages मांग सकता है या फिर insist on the performance of a contract। हाँ, then देखो क्या गया, हमने जो ऊपर रूल डिस्कस किया वो हमें पेपर में इंडिविजुअल क्वेश्चन फॉर्म में भी कभी कभी आता है। mere silence does not amount to fraud, discuss with exceptions। ओके, सो वही पॉइंट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं।
और मैंने आपको बताया आपको कैसे डालना है। फर्स्ट आपको जनरल रूल करना है, मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड करके, एंड देन आपको जनरल रूल के क्या डालने हैं, वहां पे एक्सेप्शंस डालने हैं। ओके, मियर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड, अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज द होल ट्रूथ टू द अदर पार्टी। देखो दुकानदार, आपको पता है दुकान में बोर्ड होता है, देखो टेक द गुड्स विथ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर ना चेक द गुड्स बिफोर परचेसिंग। अगर हम यहाँ के मराठी लोकल लँग्वेज में बात करें तो माल तपासून पहावा, एकदा विकलेला माल परत घेतला जाणार नाही वगैरह जो बोर्ड्स यहाँ पे लगे होते हैं ना, इसका मतलब ही क्या है, आपको सेल ऑफ गुड्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल डिस्कस करना है, और वो प्रिंसिपल है कैवेट टेम्पटर। हाँ, मतलब बायर शुड अवेयर अबाउट व्हाट ही इज परचेसिंग, लेट द बायर बी अवेयर। बायर के रॉन्ग चॉइस के लिए कौन लायबल नहीं होगा, बोलो वहां पे सेलर को लायबल हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे फॉर द रॉन्ग चॉइस मेड बाय द बायर। हाँ, तो इसका मतलब जो सेलर है he is under no obligation to disclose all the defect in his product। उसके प्रोडक्ट के सारे डिफेक्ट्स डिस्क्लोज करने के लिए सेलर क्या नहीं है, बोलो वहां पे बाउंड नहीं है। हाँ, it is the buyer's also duty to check out the goods when he is purchasing। हाँ, but mere silence rule, that mere silence does not amount to fraud, is subject to 3 exceptions। हाँ, so let's check out, मैंने आपको बताया जनरल रूल, एग्जाम्पल और एक्सेप्शंस, ऐसे करके आपका पेपर का आंसर वहां पे होगा। And now what is the general rule? See, a party to contract is under no obligation to disclose the whole truth to the other party। हाँ, caveat emptor means let the purchaser be aware is applicable to the contract also। There is no duty to speak in such a cases, and silence does not amount to fraud। Okay, so दुकानदार did not have any duty to disclose the fact which are within his knowledge। हाँ, दुकानदार को वो फैक्ट उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जानबूझ के छुपाता है तो फिर वो फ्रॉड होगा, बट जो उसके प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, वो एक बार प्रोडक्ट सामने रख दिया विद डिफेक्ट, तो दुकानदार की बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि देखो वो डिफेक्ट है, उसको चेक करके लो वगैरह। वो बोलेगा कि गुड्स को चेक करके लो, बाकी फिर आपकी ड्यूटी वहां पे। हाँ, नाउ ये जो जनरल रूल है, मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, हाँ, इस जनरल रूल का हम एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, इसका एक फेमस जजमेंट है वर्ड वर्सेस हॉब्स का। हाँ, व्हाट हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर केस, नाउ सी, H sold to W some pigs which were to his knowledge suffering from fever। हाँ, H ने W को कुछ पिग्स बेचे जो H को पता है कि उस पिग्स को कुछ फीवर हुआ था। हाँ, लेकिन H ने ये फैक्ट किसको नहीं बताया, वहां पे W को ये फैक्ट H ने नहीं बताया। हाँ, the pigs were sold with all the faults। हाँ, and H did not disclose this particular fever to the W। इस फीवर के बारे में H ने W को कुछ बताया नहीं। हाँ, अब W ने H पे सूट फाइल की कि H ने उसके साथ में क्या किया हुआ है, वहां पे फ्रॉड किया हुआ है, बट यहाँ पे फिर हमारा जनरल रूल अप्लाई हुआ। ओके, पिग्स आपको पता है ऐसा एनिमल होता है कि उसको इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है। हाँ, तो फिर इट वाज अ ड्यूटी ऑफ द W टू चेक आउट कि उस पर्टिकुलर पिग्स को कोई फीवर तो था नहीं, लेकिन W ने चेकआउट नहीं किया। H ने ऐसे तो नहीं बोला था ना कि इस पिग्स को फीवर नहीं है, और H ने ऐसे भी नहीं बोला था कि पिग्स को फीवर है, तो मियर साइलेंस डिड नॉट अमाउंट टू द फ्रॉड। हाँ, सो इस बेसिस पे क्या हो गया, बोलो यहाँ पे इट वाज हेल्ड दैट देयर इज नो फ्रॉड। हाँ, फ्रॉड नहीं हुआ है, ऐसे यहाँ पे क्या किया, हेल्ड किया गया। हाँ, नाउ देखो दूसरा एग्जांपल दिया है, A sells by auction B a horse which A knows to be unsound। Okay, अब यहाँ पे अगेन जनरल रूल आता है, मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। हाँ, ए ने क्या बेचा, बोलो एक हॉर्स बेचा बी को, जो ए को पता है कि अनसाउंड माइंड है। ए ने कुछ नहीं बोला। ओके, ए ने ये भी नहीं बोला कि हॉर्स साउंड माइंड है, और ए ने ये भी नहीं बोला कि हॉर्स अनसाउंड माइंड है, तो यहाँ पे क्या कंसिडर किया जाएगा, बोलो फ्रॉड हुआ ऐसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। हाँ, क्योंकि मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू द फ्रॉड। हाँ, अब हमें इस जनरल रूल को क्या देखने, बोलो एक्सेप्शंस देखने। ओके, तो आपको क्या होगा, देखो जनरल रूल, मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, उसका एग्जांपल, एंड देन उसके एक्सेप्शंस, मतलब एक्सेप्शनल सिचुएशन व्हेन साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड, ये हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। मैंने बोला आपको circumstances of the case are such that it is the duty of the person to speak। उस व्यक्ति की ड्यूटी थी कि उसको बोलना चाहिए था, बट वो नहीं बोला, तो वहां पे फ्रॉड कंसिडर किया जाएगा even though there was a mere silence। हाँ, so first exception क्या आता है, ध्यान में आ गया, duty of a person to speak। हाँ, where the circumstances of the case are such that it is the duty of the person observing the silence to speak। Okay,
फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे दो लोगों का रिश्ता विश्वास का है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे आसानी से विश्वास रख रहा है, हाँ वो उसको पूछेगा भी नहीं कि यहाँ पे कोई फ्रॉड है या नहीं, प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है या नहीं, तो वहां पे उस व्यक्ति की ड्यूटी बनती है कि वो बोले वहां पे। हाँ फॉर एग्जाम्पल द रिलेशनशिप जहाँ पे अटमोस्ट गुड फेथ है, या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द यूबी रेमिफिडी, हाँ जहाँ पे यूबी रेमिफिडी मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ गुड फेथ जहाँ पे है, वहां पे उस व्यक्ति की ड्यूटी बनती है कि वो क्या करे वहां पे बोले। अगर वो नहीं बोला तो क्या कंसिडर किया जाएगा बोलो, देयर विल बी कंसिडर्ड टू बी अ फ्रॉड। हाँ देखो नाउ ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आया ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ यूपी रेमिफिडी और व्हेन द पर्सन्स ड्यूटी टू स्पीक हैज बीन देयर, ये ड्यूटी टू स्पीक कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में आता है, देखो वो पॉइंट आ गया, हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ सो फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट कम विद इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। नंबर 1 क्या आ जाएगा, देखो फिर इसमें जहां पे उन दोनों का रिश्ता विश्वास का है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, वहां पे क्या होगा बोलो, द कॉन्ट्रैक्ट में ये साइलेंस रखने वाले व्यक्ति से एक्सपेक्टेड होगा कि वो वहां पे क्या करे बोले, और उसका ना बोलना फिर क्या कंसिडर किया जाएगा, फ्रॉड कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि इट इज हिज ड्यूटी टू स्पीक। हाँ इन द फिड्यूशरी रिलेशनशिप, विश्वास के नाते में। ओके देखो फिड्यूशरी रिलेशनशिप, हियर द पर्सन इन whom the confidence is reposed is under a duty to act with the utmost good faith and make full disclosure of all the material facts concerning the agreement known to him। हाँ यहाँ पे दो व्यक्ति है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे फुल कॉन्फिडेंस रख रहा है, तो जिसपे वो कॉन्फिडेंस रखा है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो क्या करे, वहां पे सच बोले, सब कुछ डिस्क्लोज करे। हाँ फिड्यूशियल रिलेशनशिप में अ पर्सन इज अंडर अ ड्यूटी टू एक्ट विद utmost good faith and make a full disclosure of all the material fact concerning the agreement। हाँ known to him, उस एग्रीमेंट के बारे में जो जो फैक्ट्स उसको पता होंगे वो सामने वाली पार्टी को डिस्क्लोज करना उसकी क्या होगी बोलो, ड्यूटी होगी। हाँ रेगर वर्सेस कैम्बल स्टोर्ट नाम का एक फेमस केस यहाँ पे आ जाता है। हाँ what happened in this particular case, see a broker was asked to buy the share for a client। ब्रोकर को क्लाइंट के लिए कुछ शेयर्स खरीदने थे। ओके आपको सबको पता है क्लाइंट ब्रोकर पे विश्वास रखता है कि ब्रोकर हमारे लिए जो करेगा अच्छा ही करेगा। हाँ he sold his own shares without disclosing the facts। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं कि ब्रोकर अपने शेयर क्लाइंट को ना बेचे, नो प्रॉब्लम, लॉ डिडंट स्टॉप हिम फ्रॉम सेलिंग हिज ओन शेयर्स टू द क्लाइंट, बट ये फैक्ट क्लाइंट को डिस्क्लोज करना चाहिए ना कि मैं अपने शेयर सबको बेच रहा हूँ। The client was entitled to avoid the contract or affirm it, with the right to claim the secret profit made by the broker on the transaction, since the relationship between the broker and the client was the relationship of utmost good faith। हाँ ब्रोकर और क्लाइंट का रिलेशनशिप utmost good faith का था ना, तो ब्रोकर की ड्यूटी थी कि वो क्लाइंट को बताए कि भाई मैं अपने खुद के शेयर्स आपको क्या कर रहा हूँ, वहां पे सेल कर रहा हूँ। हाँ लेकिन ब्रोकर ने ये फैक्ट क्लाइंट को बताया नहीं, तो क्लाइंट के ऑप्शन से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया बोलो, अवॉइडेबल हो गया, वॉइडेबल हो गया। क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और साथ ही साथ हाँ क्लाइंट ब्रोकर से, ब्रोकर ने जो उसके ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट लिया है वो प्रॉफिट भी क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। हाँ नाउ देखो the second circumstance when the person will be under a duty to speak will be in the case of a contract of the insurance। हाँ क्योंकि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या कंसिडर किए जाते हैं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द यूबी रेमिफिडी मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ utmost good faith कंसिडर किए जाते हैं वहां पे। हाँ देखो अभी in a contract of insurance, हाँ again it is the party's duty to speak the truth। हाँ समझो मैंने कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया है और मुझे कोई बीमारी है जो जनरल टेस्ट से बाहर नहीं आएगी, तो मेरी ड्यूटी कि मैं इंश्योरेंस कंपनी को बताऊं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस एंड दिस डिसीज। हाँ देखो इन्होंने दूसरा एग्जांपल दिया, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। हाँ मरीन इंश्योरेंस समझते हो ना, जो जहाज का निकाला जाता है। हाँ फायर इंश्योरेंस, तो इसमें अगर आपके जहाज में कोई डिफेक्ट है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप वो डिफेक्ट क्या करो, डिस्क्लोज करो वहां पे। आपका मेयर साइलेंस विल अमाउंट इन दिस केस द फ्रॉड, अगर आपने वो डिफेक्ट नहीं डिस्क्लोज किया तो। हाँ इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ मरीन, फायर और लाइफ इंश्योरेंस there is implied condition that the full disclosure of material facts can be made, otherwise the insurer is entitled to avoid the contract। हाँ अगर कल जाके इंश्योरर को पता चला कि इंश्योर्ड ने इम्पोर्टेंट फैक्ट छुपाया है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो उस ग्राउंड पे वो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड भी कर सकता है। हाँ
देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, आपको पता है ये तो बहुत विश्वास वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है. इट इज द ड्यूटी ऑफ द बोथ पार्टी टू डिस्क्लोज ऑल द ट्रुथ अबाउट देमसेल्व्स. और नहीं किया तो वहां पे भी फ्रॉड कंसिडर किया जाएगा. एवरी मटेरियल फैक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज बाय द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द मैरिज. पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज को क्या करना है वहां पे, एवरी मटेरियल फैक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज, हर मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करना जरूरी है वहां पे. एंड फैमिली सेटलमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे भी एक दूसरे पे विश्वास का रिलेशनशिप है ना, तो फैमिली सेटलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में भी पार्टी के नॉलेज में जितने भी फैक्ट्स है वो सारे फैक्ट पार्टी को डिस्क्लोज करने चाहिए. अगर वो छुपा के रखे तो mere silence will amount as a fraud. Okay, this contract also require the full disclosure of the material fact within the knowledge of the party. And share allotment contract is the next term. Person issuing the prospectus at the time of a public issue of the shares debenture by a joint stock company have to disclose all the material facts within their knowledge. कंपनी जब भी लोगों को शेयर्स बेचती है तो कंपनी लोगों को इनवाइट करती है कि आओ और हमारी कंपनी के शेयर्स लो. और लोगों को इनवाइट करने के लिए कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू करती है कॉल्ड एज अ प्रॉस्पेक्टस. ओके, उस प्रॉस्पेक्टस में कंपनी अपने कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों को देती है. अगर कंपनी ने उस प्रॉस्पेक्टस में कंपनी की सारी जानकारी डिस्क्लोज नहीं की, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी का बहुत सारा असेट्स है, ये तो डिस्क्लोज किया, कंपनी के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्क्लोज किया, लेकिन उस प्रॉपर्टी पे लाइबिलिटीज क्या है यही कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया, तो कंपनी वहां पे सीधे सीधे क्या कर रही है बोलो, फ्रॉड कर रही है. मतलब लाइक कंपनी ने ऐसे भी नहीं बोला कि लाइबिलिटीज नहीं है और कंपनी ने ये भी नहीं बताया कि लाइबिलिटीज है, तो यहाँ पे भी क्या कंसिडर किया जाएगा बोलो, फ्रॉड हुआ है. क्योंकि वहां पे इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू स्पीक, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू डिस्क्लोज इन द प्रॉस्पेक्टस द फैक्ट, जो भी वो फैक्ट है वो डिस्क्लोज करना कंपनी की क्या वहां पे ड्यूटी है कंपनी के बारे में. सो ध्यान में आ रहा है. द फर्स्ट एक्सेप्शन to the general rule that mere silence does not amount to fraud, क्या बोला वहां पे, नंबर 1 एक्सेप्शन है जहां पे क्या है, ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक है. और अगर उसकी ड्यूटी होते हुए भी वो नहीं बोला तो वहां पे फ्रॉड कंसिडर किया जाएगा. mere silence will amount to fraud. और कब कब ऐसे सिचुएशन है जहां पे पर्सन की ड्यूटी होती है टू स्पीक, अगर उनका रिश्ता विश्वास का है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट में एंड कंपनी के शेयर्स अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट में. सो पहला एक्सेप्शन ध्यान में रखना आपको, जनरल रूल है मेयर साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड. उसका पहला एक्सेप्शन क्या कंसीडर किया गया, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक. नंबर 2, उसका ना बोलना इज इक्विवेलेंट टू क्या है वहां पे, स्पीच है, तब भी मेयर साइलेंस विल अमाउंट एज द फ्रॉड. ओके, सो यहाँ पे ये बहुत सिंपल पॉइंट है. मैंने आपसे एक टेलीविजन सेट खरीदा और मैंने आपको क्लियरली पूछा है कि ये वीडियोकॉन का ही है ना, अगर आप कुछ नहीं बोले तो आई अज्यूम कि आप मुझे वीडियोकॉन का दे रहे हो, और अब आपको पता है कि वो वीडियोकॉन का नहीं है फिर भी आप नहीं बोलते हो, सो दैट विल अमाउंट एज अ फ्रॉड. तो जहां पे उस व्यक्ति का ना बोलना इज इक्विवेलेंट टू स्पीच है, क्योंकि सामने वाले पार्टी ने बोलते हुए वैसे बोला था कि ये अच्छा है ना, नहीं अच्छा होगा तो अगर आप कुछ नहीं बोले तो आई अज्यूम कि ये अच्छा है वहां पे. देखो फॉर एग्जाम्पल, A says to the B, if you do not deny, I shall assume that the horse is a sound. अगर आपने कुछ रिप्लाई नहीं किया ना तो मैं कंसिडर कर लूंगा कि हॉर्स साउंड है वहां पे. A says nothing, तो यहाँ पे mere silence will amount as a fraud. Okay, so in case of a fraudulent silence, contract is not voidable if the party whose consent was so obtained had the means of discovering the truth with the ordinary diligence. और एक एक्सेप्शन यहाँ पे आया हुआ है कि fraudulent silence अगर होगा तो फिर क्या होगा बोलो, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल नहीं होगा. अगर पार्टी की कंसेंट कैसे लिए वहां पे फ्रॉड से ली गई है. सो ध्यान में आ रहा है आपको, जनरल रूल क्या बोलो, मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू द फ्रॉड, बट दिस रूल इज सब्जेक्ट टू 2 एक्सेप्शन. नंबर 1, व्हेन इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक, एंड नंबर 2, व्हेन इज साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू द स्पीच. ओके, तो यहाँ पे हमने सेक्शन 17 ऐड किया. हमने वन ऑफ द एलिमेंट कि जिसकी वजह से कंसेंट क्या हो जाती है वहां पे विशेट हो जाती है, कंसेंट फ्री नहीं होती है, वो खत्म किया. वो क्या डिस्कस किया हमने, फ्रॉड. हमने कोर्शन खत्म किया, अंडर इन्फ्लुएंस खत्म किया, फ्रॉड खत्म किया. हमारे नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, मिसरिप्रेजेंटेशन को देखेंगे और कोर्शन अंडर इन्फ्लुएंस का डिफरेंस और फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस डिस्कस करेंगे. ओके.